तो देखिए लास्ट टर्म पे हम लोगों ने यहाँ पे फिनिश किया था। इसमें बेसिकली मोटर प्रोटीन्स के जो फंक्शन हैं क्रोमोसोम के मूवमेंट में, उसको हम लोगों ने समझा था इस इमेज की हेल्प से। और दो ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स हमने देखी थी मोटर प्रोटीन्स, एक काइनेसिन थी और दूसरा डाइनिन थी। ओरिएंटेशन वगैरह देख लिए थे हम लोग, पॉइंट्स इसके हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो एक बार इस वाली इसमें देखें तो मोटर प्रोटीन्स की दो फैमिलीज थी, काइनेसिन रिलेटेड फैमिली और डाइनिन्स की, उनका रोल हमने देखा था। अब हमको ये समझना है आज कि जो क्रोमोसोम्स हैं, जैसे इस डायग्राम में अगर हम देखें तो क्रोमोसोम्स आखिर किन फोर्सेस की हेल्प से इक्वेटर पे या मेटाफिजिक प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं। तो ये चीज आज हमको देखनी है। तो चलिए उसका पहले ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे। तो देखिए फोर्सेस इन्वॉल्व्ड इन क्रोमोसोम अरेंजमेंट ड्यूरिंग मेटाफेज। देखिए बहुत सारे फोर्सेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं और सबसे पहला फोर्स तो यही होगा कि जैसे ये, अब इसमें फिर बनाना क्या है, यहाँ पे आपको हम दिखा रहे हैं पीछे की इमेज ये वाला। अब यहाँ पे देखिए किस तरह से जो NDC80 कॉम्प्लेक्स है वो काइनेटोकोर से माइक्रोट्यूब्यूल के प्लस इनको अटैच कर रहा है। और जब ये ट्यूबुलिन की सब यूनिट्स को लूज करना शुरू कर देंगे, जब ये ट्यूबुलिन की सब यूनिट्स को लूज करना शुरू कर देंगे तो होगा क्या अल्टीमेटली। देखिए अब ध्यान दीजिए कि ये जो अटैचमेंट है ये फिक्स नहीं है, ये एक एंगल, एक ओरिएंटेशन जो है वो बना हुआ है। और अटैचमेंट जो है इसके अंदर की तरफ से, डिटैचमेंट सॉरी, चाहे दोनों डीपॉलीमराइजेशन हो चाहे पॉलीमराइजेशन हो, दोनों जो है वो इस अटैचमेंट के अंदर की तरफ हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर पॉलीमराइजेशन हो रहा होगा तो उस कंडीशन में ये जो ब्लू वाले आपको ये इसका इंड दिख रहा है NDC80 का, ये धीरे धीरे आगे की तरफ यानी कि इस डायरेक्शन, यानी कि ये इस डायरेक्शन में स्लाइड करता चला जाएगा इन केस ऑफ पॉलीमराइजेशन। और अगर डीपॉलीमराइजेशन हो रहा होगा सब यूनिट्स का, माइक्रोट्यूब्यूल्स का, तो ये इधर की तरफ मूव करेगा। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं हम? अगर यहां से सब यूनिट्स जो है वो, ये ग्रीन वाली सब यूनिट्स आप देखिए, ग्रीन वाली ये सब यूनिट्स अगर हट रही होंगी तो इसका मतलब कि ये इलाका छोटा हो रहा होगा, इसका अटैचमेंट ये ऑटोमेटिकली ये स्लाइड करता है क्योंकि ये एंगल जो है ये फिक्स रहता है। और अगर यहाँ से सब यूनिट्स डिटैच हो रही हैं तो इसका मतलब कि द एंटायर काइनेटोकोर, बिकॉज ऑफ दिस NDC80 कॉम्प्लेक्स, इट शिफ्ट्स टुवर्ड्स स्पिंडल, स्पिंडल पोल। और अगर पॉलीमराइजेशन हो रहा होगा तो ये जो एंटायर सेटअप है इट विल मूव टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल प्लेट। तो ये बात आप बस समझ लीजिए, पॉलीमराइजेशन अगर होगा यहाँ पे तो ये क्रोमोसोम या काइनेटोकोर ये
इक्वेटर की तरफ शिफ्ट होगा और डीपॉलीमराइजेशन के केस में ये पोल की तरफ शिफ्ट होगा। तो उस चीज को हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो ये इमेज का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि वन मेजर फोर्स is produced by proteins at kinetochore itself. तो अब वो जो मेजर फोर्स है वो बेसिकली है क्या? ये है डीपॉलीमराइजेशन। डीपॉलीमराइजेशन at plus end of microtubules। और इसकी वजह से होता क्या है कि जो काइनेटोकोर है, हमने आपको अभी बताया, वो पोल की तरफ मूव करना शुरू करेगा। और इसके लिए जो दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होती हैं वो रोल प्ले करती हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? काइनेसिन 13 ये क्या करती है? ये डीपॉलीमराइजेशन प्रोटीन होती है। और सेंप ई यानी कि सेंट्रोमेयर प्रोटीन ई, ये भी मेंबर है काइनेसिन 7 फैमिली की। सिंपली इसको आप काइनेसिन 7 भी कह सकते हैं। तो ये दोनों प्रोटीन जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस माइक्रोट्यूब्यूलर डीपॉलीमराइजेशन एट काइनेटोकोर। इसको थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प से समझेंगे तभी क्लियर होगा मामला। अच्छा देखिए, इसमें ये देखिए, अब इसमें ध्यान दीजिए बेसिकली कि ये तो एक्सपेरिमेंटल कहानी है। ये जो इतना इलाका है यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये एक्सपेरिमेंट था। खैर इसी एक्सपेरिमेंट से पता भी चला। देखिए बेसिकली होता क्या है कि दो टाइप की प्रोटीन्स हैं। एक तो हमने अभी आपको बताया जो काइनेसिन 7 और काइनेसिन 13 यानी सेंप ई और काइनेसिन 13, वो हमने सिंपली आपको अभी मेंशन किया। उसका रोल जो है वो एनाफेज में भी आएगा, तो वहां पे हम थोड़ा सा उसको डिटेल में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। यहाँ होता ये है, ये वाला एक्सपेरिमेंट अभी अभी हम बाद में बताएंगे, पहले हम ये प्रोसेस बता दे रहे हैं। तो इसमें होगा क्या कि ये जो हो गया हमारा स्पिंडल एपरेटस हो गया, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल है जो कि काइनेटोकोर से अटैच्ड है। अगर इस माइक्रोट्यूब्यूल का डीपॉलीमराइजेशन हो रहा है तो इसका मतलब कि ये काइनेटोकोर को टुवर्ड्स स्पिंडल भेज रहा है। तो इसको अगर हम इस पॉइंट को यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली? डीपॉलीमराइजेशन। और इस डीपॉलीमराइजेशन के लिए काइनेसिन 13 प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है। तो इस डीपॉलीमराइजेशन की वजह से पुल हो रहा है। अच्छा,
लेकिन अगर आर्म हम देखें क्रोमोसोम का, तो इससे अटैच्ड है प्लस इनडायरेक्टेड काइनेसिन। कौन सी? 4 और 10। और ये मोटर प्रोटीन है, तो प्लस इनडायरेक्टेड है, तो जाहिर सी बात है अगर ये आर्म से अटैच है तो ये प्लस की तरफ ही, यानी कि इस डायरेक्शन में मूव कराएगी आर्म्स को। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इस पुल का और पुश का, इन दोनों कॉम्बिनेशंस की वजह से जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो समहाउ, ये पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं है, समहाउ दे गेट अरेंज्ड एट मेटाफिजिक प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट। ये चीज आपको थोड़ा सा मतलब याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि भाई अब जब साइंटिस्ट उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं तो हम कैसे एक्सप्लेन करें फिलहाल। तो जो पुल है और जो पुश है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो मेटाफिजिक प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं। ठीक है। इस पुश को एक और नाम से इंडिकेट किया जाता है। इट इज नोन एज, दिस पुश इज नोन एज पोलर इजेक्शन फोर्स। ये पुश वाला जो है पोलर इजेक्शन फोर्स है। तो इसको हम सर, अगर, हाँ बोलो बेटा, इंतजार कर ही रहे थे हम। डीपॉलीमराइजेशन मतलब कैसे स्पिंडल पोल की तरफ लेके आएगा काइनेटो को, उसको क्रोमोसोम को। डीपॉलीमराइजेशन माइक्रोट्यूब्यूल जी। का, वही वही हम बताए थे तुमको। ध्यान दो इस वाली इमेज पे, इसके पहले जो हमने यहाँ पे देखो, ये क्या है? ये काइनेटोकोर है। ठीक है। ये जो है ये माइक्रोट्यूब्यूल है। अब माइक्रोट्यूब्यूल में ये ट्यूबुलिन सब यूनिट्स हैं। जब ये सब यूनिट्स यहाँ से हटेंगी, डिटैच होंगी, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? डिटैच होने का मतलब ये हो गया, एक सेकंड कहाँ गया वो बीच वाला, हाँ, डिटैच होने का मतलब यहाँ पे अब इस डायग्राम में देखो, इसका मतलब कि इस जो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है काइनेटोकोर वाला, इसकी लेंथ क्या होगी? घटेगी, कम होगी। कम होगी। और एनडीसी कॉम्प्लेक्स इससे अटैच्ड है, वापस से देखें ये वाला। हम्म जैसे जैसे कम होता है ये, अब ये मान के चलो कि इतनी जो डिस्टेंस होती है यहां से लेके यहां, इसको अगर हम इसे दिखा भी दें लाइक दिस मच, ये डिस्टेंस ये माइक्रोट्यूब्यूल के एंड से मेंटेन करके ही रखता है दिस एनडीसी कॉम्प्लेक्स, एनडीसीएटी कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब क्या हो गया? सर, तो इसका मतलब कि अगर वो सब यूनिट्स निकलती जाएंगी तो एनडीसीएटी कॉम्प्लेक्स आगे मूव करता जाएगा। मूव करता जाएगा, यस एग्जैक्टली। और इसी मूवमेंट की वजह से काइनेटोकोर और उससे एसोसिएटेड क्रोमोसोम भी मूव करेगा। गॉट द पॉइंट? ठीक है। जी सर। हम्म तो तो इस वजह से अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा जो है वो मेटाफिजिक प्लेट पे अरेंज हो जाता है। तो बस इतना ही जानो, यही एक पॉइंट हम यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखने से फायदा नहीं है। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ पोलर इजेक्शन फोर्स, पोलर इजेक्शन फोर्स एंड पुल फोर्स। अब ये पोलर इजेक्शन फोर्स आपको मालूम है किस पे लग रहा है? क्रोमोसोम की आर्म पे लग रहा है। और पुल किस पे लग रहा है? कैनेटोकोर पे लग रहा है। तो खैर ना हो तो उसको ब्रैकेट में लिख दें, क्लियर रहेगा। पोलर इजेक्शन फोर्स ऑन आर्म और पुल फोर्स ऑन काइनेटोकोर। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ पोलर इजेक्शन फोर्स एंड पुल फोर्स results in movement and alignment of chromosomes
ऑन मेटाफेजिक प्लेट। तो इस तरह से अच्छा, एक बार जब पूरा अलाइनमेंट हो जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रेशन, यानी कि कंप्लीटली अलाइंड स्टेट of chromosomes at equatorial plate is known as congregation। ठीक है, बस एक टर्म था, इसको बताना था, आइडेंटिफाई कराना था। तो अच्छा, अब ये जो बस हम यहाँ पे अलग से लिख दे रहे हैं नोट करके, ताकि उसको याद करने में आपको आसानी रहे। क्या लिखना है, नोट। नोट में क्या लिखना है कि जो पुलिंग फोर्स है, पुलिंग फोर्स, या उसको क्या कह रहे थे हम, उसको कुछ नहीं कह रहे थे, काइनेटोकोर पे ये अप्लाई हो रहा था। तो पुलिंग फोर्स generated by काइनेसिन 7 and 13, कहाँ पे, एट काइनेटोकोर। और जो पुश फोर्स है, पुश फोर्स या इसी को हम कह रहे थे पोलर इजेक्शन फोर्स, तो इट इज जनरेटेड बाय काइनेसिन 4 and 10, ये डायग्राम में मेंशन है। और ये कहाँ पे है, एट आर्म ऑफ क्रोमोसोम। तो डायग्राम में भी मेंशन कर देना चाहिए। यहाँ पे देख रहे हो ना, प्लस इनडायरेक्टेड काइनेसिन 4-10, तो ये पुश फोर्स कर रहे हैं, और पुलिंग फोर्स जो है वो काइनेटो कोर पे बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ काइनेसिन 7 और 13। तो ये अलग से पॉइंट हो गया, तो ये याद रखना आसान हो जाएगा। तो ये हो गई मेटाफेज की कहानी, यानी इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंजमेंट हो गया, और ये इस टर्म को हमने कह दिया कॉन्ग्रेशन। कॉन्ग्रेशन हो गया। अब अगला जो स्टेप आएगा, यानी कि नंबर 3, एनाफेज। अब एनाफेज की क्या कहानी है देख लेते हैं हम लोग। तो अगर आप लोगों को याद हो, हमने डिटेल में पढ़ाया था कि एनाफेज में बेसिकली होता है, एक लाइन का काम है इसका, कि द काइनेटोकोर microtubules pull the two kinetocores toward opposite poles। ऐसे एक ही रहेगा, opposite poles। तो कुछ नहीं होना है यहाँ पे ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम, और इसका मूवमेंट होगा इन क्रोमोसोम्स का इन दिस डायरेक्शन। यानी कि इस स्टेट को कायदे से हम इस तरह से डिपिक्ट कर सकते हैं कि इस तरह से पीछे की तरफ जाएंगे हमारे क्रोमेटिड्स, और ये खींच रहा है, सिमिलरली यहाँ लाइक दिस, और ये काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, यानी कि इसके बाद ये स्टेज आएगी, दिस विल बी कॉल्ड एज एनाफेज। अब आपको मालूम है कि ये क्या है, ये क्रोमेटिड्स हैं। तो ये क्यों नहीं सेपरेट होते थे, मेटाफेज के समय ही क्यों नहीं ये सेपरेट हो जा रहे थे? क्योंकि कोएसिन प्रोटीन थी और वो सेपरेज इनएक्टिव थी, इसलिए। वेरी गुड। तो इसी वजह से मेटाफेज के समय वो नहीं सेपरेट हो रहे थे। तो हमने इस चीज़ को आपको डिटेल में बताया है, इसलिए बस एक बार सिर्फ ये इमेज हम शेयर कर दे रहे हैं,
इसमें आप देख सकते हैं पूरी मैकेनिज्म कैसे चल रही है कि एपीसी और ये कॉम्प्लेक्स जो इनएक्टिव स्टेट में CDC20 और MCDK की वजह से ये एक्टिवेट हो रहा है, जिसकी वजह से ये सिक्योरिन को डिग्रेड करने की काबिलियत ले आ रहा है। और इस सिक्योरिन की वजह से ये सेपरेज इनएक्टिव था, और सिक्योरिन जब डिग्रेड हो गई तो सेपरेज जो है वो एक्टिवेट हो गया। और जब ये एक्टिवेट हो गया तो ये जो कोहेसिन प्रोटीन है बिटवीन दीज काइनेटोकोर्स, इनको क्या करेगा, सेंट्रोमियर के बीच में ये सेपरेट करेगा। तो क्लीव्ड एंड डिसोसिएटेड कोहेसिन फिर क्या होगा, अलग अलग हो गए क्रोमोसोम। अब मूवमेंट जो है वो बहुत आसान है। तो बस इसीलिए हमने सिर्फ ये इमेज आपको शेयर कर दी, ये स्टेप्स आपको मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी को आप वहां से वापस पढ़ लीजिएगा तो एनाफेज की आधी से ज़्यादा कहानी आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना, अब इसको दोबारा तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। नो सर। हाँ, बस इसीलिए इमेज हमने शेयर कर दिया। अच्छा, एक बार जब यहाँ पे सेपरेशन डिटैचमेंट हो गया, कोहेसिन डिग्रेड हो गई, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इन अब तो इनको क्रोमोसोम कहा जाएगा क्योंकि इनके अपने अपने सेंट्रोमियर हो गए। तो ये जो डॉटर क्रोमोसोम्स हैं अब ये पोल की तरफ मूव करेंगे। तो द डॉटर क्रोमोसोम्स मूव या नाउ मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स और इनके मूवमेंट की जो स्पीड होती है with a speed of 1 माइक्रोमीटर या 1 माइक्रोन पर मिनट, 1 माइक्रोन 1 मिनट में ये चलते हैं। अच्छा, एनाफेज में सिंपली मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ही नहीं होता है, इसके अलावा भी एक और काम होता है। इसका मतलब कि दो अलग अलग काम एक साथ हो रहे हैं। अब वो दो अलग अलग काम क्या है वो जरा हम देख लेते हैं। तो पहले उस पॉइंट को हम मेंशन कर देते हैं कि, और एक्चुअली वो जो दोनों काम हो रहे हैं वो क्रोमोसोम्स को सेपरेट कराने के लिए ही हो रहे हैं, नथिंग एल्स। तो इसका मतलब कि मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व्स टू इंडिपेंडेंट यानी एक दूसरे से अलग अलग एंड ओवरलैपिंग प्रोसेसेस। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रोसेस जो है वो इंडिपेंडेंट है लेकिन हो एक साथ रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, यानी कि उनका इवेंट जो टाइमिंग है वो ओवरलैप कर रही है। बाकी एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को अफेक्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए इंडिपेंडेंट है। तो इसी वजह से अब ये जो दो इंडिपेंडेंट और ओवरलैपिंग प्रोसेस होते हैं, इसकी वजह से एनाफेज को दो डिस्टिंक्ट स्टेज में डिवाइड कर दिया जाता है। तो इसका मतलब कि अब ये टू इंडिपेंडेंट हो गए ना, तो अब हम इस हिसाब से कह सकते हैं कि हमारे पास एनाफेज ए है और एनाफेज बी। और एनाफेज ए को हम अर्ली एनाफेज भी कहते हैं और इसको लेट एनाफेज भी कहते हैं। तो इसमें होता क्या है, कुछ नहीं होता है, बहुत आसान है। इसमें देखिए बेसिकली जो हमने वो आपको बताया था काइनेसिन 7 और 13, इन्हीं का मेजर रोल रहता है एनाफेज ए में। ये हम एक इमेज से अभी बता दे रहे हैं तुमको, ये देखो, अब इसमें ध्यान दो। तो ये एनाफेज ए हो गया और ये हो गया हमारा एनाफेज बी। अब एनाफेज ए में अगर आप ध्यान से देखें, एनाफेज ए में तो इसमें हो क्या रहा है
कि जो क्रोमोसोम्स हैं उनका पोलवर्ड मूवमेंट हो रहा है, यानी पोल की तरफ वो मूव कर रहे हैं। और इसके लिए मेन जिम्मेदारी किसकी है? ये जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इनकी शॉर्टनिंग हो रही है ना। और शॉर्टनिंग हो रही है इसका मतलब ट्यूबुलिन सब यूनिट्स यहां से हट रहे हैं, निकल रहे हैं। तो ये शॉर्टनिंग कौन करा रहा है? कौन वाले काइनेसिन बताइए आप। 4 and 10। नहीं, 7 and 13। नेगेटिव एंड काइनेसिन। निगेटिव, हाँ यस निगेटिव सर। मतलब माइनस इंड वाला, हाँ। तो 13, 14 एंड 7। नहीं, अरे भाई यहाँ पे स्पेसिफिक हमने अभी बताया, याद नहीं रखते हो? देखो, ये देखो, एक सेकंड, ये देखो, यहाँ हम साफ साफ लिख रहे हैं कि जो पुलिंग फोर्स है इट इज जनरेटेड बाय काइनेसिन 7 and 13 एट काइनेटोकोर। चलो थोड़ा सा और इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं कि क्या लिखें इसको हम, हाँ, डीपॉलीमराइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, यानी कि जो ट्यूबुलिन सब यूनिट्स हैं उनका रिमूवल। तो अब आया समझ में कि ये जो पोलवर्ड मूवमेंट हो रहा है क्रोमोसोम का, पोल्स की, ये पोल है, ये भी पोल, ये भी पोल, पोल की तरफ जो मूवमेंट हो रहा है एनाफेज ए में, वो क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ काइनेसिन 7 एंड काइनेसिन 13। और ये जो दोनों होती हैं, चलो इसको हम यहाँ पे इंडिकेट कर दे रहे हैं, ये है इस तरह से पोलवर्ड मूवमेंट ऑफ काइनेटोकोर। तो ड्यू टू काइनेसिन 7 and 13, और ये जो दोनों होते हैं काइनेसिन 7 और 13, ये काइनेटोकोर पे ही प्रेजेंट रहते हैं, मतलब उसी से अटैच्ड रहते हैं। यानी कि काइनेटोकोर जब असेंबल हुआ है शुरू में, तो उस दौरान भी ये 7-13 प्रेजेंट रहे होंगे इस पे। सर तो तो काइनेसिन 4 और 10 इसका अपोज नहीं करता। अरे तो देखो, तो काइनेसिन 4 और 2, अब देखो एनाफेज बी में आते हैं जरा हम। देखो अब किस स्टेज में एक्टिव रहता है, ये तो आप ध्यान दो ना कि मेटाफेज से एनाफेज में चला गया, तो मेटाफेज में काइनेसिन 4 और 10 जो है वो एक्टिव नहीं रहेगा, वो काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे दूसरी मोटर प्रोटीन्स जो है अपना रोल प्ले करने लगे। बता रहे हैं तुमको, अभी हम उसी फेज पे आ रहे हैं। एनाफेज बी में इसमें क्या है कि यहाँ पे दो टाइप के मोटर प्रोटीन्स जो है वो एक्ट करने लगते हैं एनाफेज बी जब आती है तो। अच्छा यहाँ का देखो, यहाँ इतना समझ में आ गया कि ये पोलवर्ड मूवमेंट हो रहा है और इसकी वजह से ये जो क्रोमोसोम्स थे, सेपरेटेड क्रोमोसोम्स, ये पहुंच गए ऑपोजिट पोल्स पे। तो ये तो इवेंट मान लो हो गया। लेकिन एनाफेज बी में क्या हो रहा है? इसमें बेसिकली होता ये है कि जो लेंथ है सेल की, या हम कहें कि जो ये स्पिंडल एपरेटस है, ये एक दूसरे से और दूर दूर जाते हैं। मतलब क्लियर कट अगर हम तुमको डिवीजन बताएं कि एनाफेज ए में क्या हो रहा है, तो एनाफेज ए में पोलवर्ड मूवमेंट ऑफ काइनेटोकोर हो रहा है, या क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल्स पे जा रहे हैं। और एनाफेज बी में जो ऑपोजिट पोल्स हैं वो ही एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं। डिफरेंस समझ में आया दोनों में? नहीं समझ में आ रहा है? सर अलग प्रियंका? हो जाएंगे तभी तो 2 सेल बनेगी। हाँ हाँ एग्जैक्टली। तो पहले फेज में यानी एनाफेज ए में क्रोमोसोम्स, मतलब ये क्रोमेटिड सेपरेट हो रहे हैं, और एनाफेज बी में
पोल्स जो है एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, बस यही आपको समझना है। ये मेन पॉइंट है जो याद रखने वाला है। अच्छा, फिर इस पॉइंट को अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं, दिस वन, कि यहाँ पे इन दिस फेज सेपरेशन ऑफ पोल्स, या किसको कैसे कहें, पुलिंग पोल्स, हाँ, और मूवमेंट ऑफ पोल्स farther apart occurs, सिंपल। अच्छा, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? एक आपको याद होगा, एनाफेज बी जो है ये बेसिकली रिस्पॉन्स, इसके लिए काइनेसिन 5 है ना, और साथ ही साथ डाइनिन responsible for this phase। काइनेसिन 5 याद है तुम लोगों को? बिल्कुल नहीं याद होगा, हमको मालूम है। देखो कहाँ था काइनेसिन 5, और बहुत ज्यादा पीछे, यहाँ 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 ये देखो, ये काइनेसिन 5 है। ये काइनेसिन 5 क्या करेगा? ये स्लाइड पास कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये प्लस इन डायरेक्टेड है, इट पुशेस द पोल्स अपार्ट, तो वही तो काम होगा एनाफेज बी में। और इसके अलावा डाइनिन, डाइनिन क्या कर रही थी? डाइनिन के पॉइंट नहीं लिखे थे क्या हमने? लिखे तो थे, ये पीछे लिखा है, माइनस इनडायरेक्टेड है, इट पुल्स द स्पिंडल पोल्स टुवर्ड्स सेल कॉर्टेक्स एंड अवे फ्रॉम ईच अदर। तो ये दोनों पॉइंट्स हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं, तो इसका मतलब इन्हीं दोनों प्रोटीन्स की वजह से जो पोल्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दो फेजेस हमको समझ में आ गई। इस तरह से होगा क्या कि एनाफेज कंप्लीट हो जाएगा। कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो पूछो। नहीं नहीं, सर। ठीक है। अब हम लोग आते हैं जरा ऑर्गेनेल्स की डायनामिक्स देख लें थोड़ा सा। उसमें बहुत डिटेल में हमको नहीं जाना है, लेकिन फिर भी एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए। ऑर्गेनेल डायनामिक्स, और कब? भाई जाहिर सी बात है, सेल डिवीजन चल रहा है तो इसी दौरान तो देखेंगे ऑर्गेनेल की डायनामिक्स। ऑर्गेनेल डायनेमिक्स का मतलब क्या है, बस ये समझ, किसको मालूम है क्या ऑर्गेनेल डायनेमिक्स से हम तात्पर्य रखते हैं? गेस करो। कुछ गेस नहीं हो पा रहा है, नहीं कोई बात नहीं। ऑर्गेनेल डायनेमिक्स से आप सिर्फ इतना समझिए कि जैसे हम कह रहे हैं कि क्रोमोसोम जो है वो डिवाइड कर जाएगा, तो ठीक है, न्यूक्लियर मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल तो डिवाइड कर गया, ऑर्गेनेल्स के साथ क्या होगा ये कौन बताएगा? तुमको क्या लगता ऑर्गेनेल्स भी डिवाइड करते होंगे। है? हाँ, जैसे मान लो ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो डिवाइड करेगा? वो टूट टूट के फिर से बनता होगा। सही है, मतलब वो उस तरह से नहीं टूटता है कि टूट गई, मैं टूट के चूर हो गई और तेरे पता नहीं क्या मजबूर हो गई, वो वाला नहीं टूटता है। वो ईआर जो होता है ये दो हिस्सों में टूटता है, लेकिन उससे पहले, चलो
उसको एक्सप्लेन ही कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। ऑर्गेनेल डायनेमिक्स का मतलब क्या हो गया कि इट टेल्स अबाउट पार्टीशनिंग ऑफ ऑर्गेनेल्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान ऑर्गेनेल्स कैसे डॉटर सेल्स में पहुंचेंगे, तो उनकी पार्टीशनिंग कैसे होगी, उस चीज को बताने के लिए जो होता है प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनेल डायनेमिक्स। अब जैसे मान लीजिए कि एक एक करके अगर हम इसमें डील करें कि सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रोफेज में क्या होता है। प्रोफेज आया, इसमें क्या गायब हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, ये सब गायब हो जाएगा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स। तो आखिर ये कैसे डिसअपियर होती है, इसके डिसअपियरेंस का मतलब क्या है। एक्चुअली में होता क्या है कि ये जो डिसअपियरेंस हो रहा है, दिस डिसअपियरेंस इज नथिंग बट दिस मर्जर विथ ईआर, यानी कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही मर्ज कर जा रहे हो। और हम वैसे भी जानते हैं कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ईआर, गोल्जी, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, वेसिकल्स, ये सारे जो है एक कॉमन स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो अब मान लीजिए कि मर्ज हो गई, न्यूक्लियर एनवेलप जो है ईआर से मर्ज हो गई, उसके बाद क्या होगा कि ईआर then splits roughly into two parts। एग्जैक्ट कॉपी मतलब एग्जैक्ट हाफ होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट रफली हाफ हो। और उसके बाद ये दोनों पार्ट्स जो हैं उसमें से एक पार्ट एक डॉटर सेल में चला जाएगा, तो दूसरा दूसरे में चला जाएगा। देन स्प्लिट्स रफली इनटू टू पार्ट्स which are shared by two daughter cells। एक बहुत बेसिक आइडिया दे रहे हैं, अदरवाइज ऑर्गेनेल डायनेमिक्स अपने आप में एक पूरा ब्रांच है बायोलॉजी का, तो उसमें हमको जाना ही नहीं है। तो इसीलिए बस आपको एक रफ आइडिया दे रहे हैं कि कोई पूछ ले अगर, तो आप बताने की उस स्थिति में रहें। अच्छा, ये कहानी थी मान लीजिए न्यूक्लियर एनवेलप की। न्यूक्लियर एनवेलप और ईआर दोनों की हमने एक साथ ये कहानी देख ली। गोल्जी की अगर हम बात करें तो गोल्जी बॉडी, इसके साथ क्या होता है, तो इसका तो बहुत आसान हिसाब किताब है। इसमें क्या होगा कि इट डिसअसेंबल्स इनटू वेसिकल्स। कब? ड्यूरिंग अर्ली मेटाफेज। तो जब मेटाफेज की शुरुआत हो रही होती है तो उस दौरान ये गोल्जी बॉडी जो है, इसके जो सिस्टर्नी थे, ट्यूब्यूल्स थे, वो सब कुछ सारे के सारे वेसिकल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। और मेटाफेज के दौरान वेसिकल्स सेग्रीगेट, दो जी लिखने की जरूरत नहीं ना, एक जी से भी हो जाता है, सेग्रीगेट। और जब ये सेग्रीगेट हो जाएंगे उसके बाद सेग्रीगेट इन मेटाफेज, वैसे मेटाफेज तो लिखा ही है लेकिन फिर भी क्लैरिटी के लिए। और उसके बाद क्या होगा, रीफॉर्म्ड ड्यूरिंग टीलोफेज। तो आप देख रहे हैं जैसे मान लो ये सेल है, इसमें सिर्फ हम गोल्जी का दिखा रहे हैं, तो शुरू में क्या होगा कि सारे के सारे ये वेसिकल के फॉर्म में इस तरह से टूट जाएंगे। और उसके बाद कुछ वेसिकल्स जो है वो एट द टाइम ऑफ मेटाफेज चले आएंगे इधर। ये कब हो रहा है,
ये इस इवेंट को दर्शा रहा है, वेसिकल सेग्रीगेट इन मेटाफेज। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा कि वापस से फ्यूज़न हो जाएगा, कुछ वेसिकल्स इधर चले आए थे, कुछ पीछे ही बचे रह गए थे, उनका वापस से फ्यूज़न हो जाएगा और इस तरह से गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा लाइक दिस। तो ये इसको दिखा रहा है। चलो, गोल्जी का भी हो गया। अब इसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो भैया अलग लेवल की कहानी है, लेकिन उस कहानी के विस्तार में हमको इसमें भी नहीं जानना है। माइटोकॉन्ड्रिया के साथ क्या होता है कि एट जीवन फेज माइटोफ्यूज, मतलब क्या हुआ कि सेल के जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं। जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, वो तो वेरी करेगा सेल टाइप से। तो मान लो ये हमारी कोई सेल है, इसमें खूब सारे इस तरह से इस तरह से इस तरह से ये माइटोकॉन्ड्रिया पड़े हुए हैं लाइक दिस। अब जीवन फेज में क्या होगा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये फ्यूज हो जाएंगे, फ्यूज होके इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बना लेंगे। अब उसमें जो है मेम्ब्रेन का डिस्टिंक्शन इतना क्लियर नहीं रहेगा। फ्यूज्ड माइटो। अगले स्टेज में क्या होगा कि यानी कि ये कौन सी स्टेज थी, जीवन फेज? ये तो नॉर्मल स्टेज है बिफोर जीवन। अब अगली स्टेज जो आएगी उसमें भी अगर हम सेल इस तरह से बना दें तो इसमें ये पूरी तरह से इलोंगेट हो जाते हैं, यानी कि एस फेज। यहाँ पे इलोंगेटेड स्टेट हो गई, लंबाई में आ गए। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यानी कि एस फेज के बाद G2M ट्रांजिशन जब होने वाला होता है या जब हो रहा होता है, तो उस दौरान ये जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में टूट जाते हैं लाइक दिस। यानी ये क्या हो गए, फ्रेगमेंटेड माइटोकॉन्ड्रिया। कब? G2M, यानी एट G2M ट्रांजिशन फ्रेगमेंटेड माइटोकॉन्ड्रिया हो गए। और ये जो फ्रेगमेंटेड माइटोकॉन्ड्रिया हैं ये डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द सेल, इसी अवस्था में ये पड़े रहते हैं, यानी कि रिमेन डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेल। कब? या हाँ, ड्यूरिंग डिवीजन। जब डिवीजन हो रहा होगा यानी कि एम फेज चल रही होगी, क्योंकि G2M ट्रांजिशन के बाद एम फेज ही आएगी, जाहिर सी बात है। तो वो जो डिवाइडिंग फेज चल रही होगी उस दौरान ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। और उसके बाद जैसे ही सेल माइटोसिस से बाहर निकलती है, यानी कि यहाँ आप सेल बाहर निकल गई माइटोसिस से, तो जाहिर सी बात है कि एक नहीं इसमें दो सेल निकलेगी ना, क्योंकि माइटोसिस कंप्लीट हो गई। ये फ्रेगमेंट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए सेल में, इधर भी इधर भी। और ये फ्रेगमेंट्स जो क्या होंगे, ये नाउ दे विल स्टार्ट टू फ्यूज। तो G2M ट्रांजिशन हुआ और एग्जिट फ्रॉम माइटोसिस और यहाँ पे फ्यूजन या री फ्यूजन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे भी वही हो रहा है, दूसरी सेल में भी। अरे ये तो हमने पहले ही दिखा दिया। एग्जिट फ्रॉम माइटोसिस, और यहीं पे लिख देते हैं एंड साइटोकाइनेसिस। लेकिन देखो साइटोकाइनेसिस के दौरान भी ये फ्यूज्ड स्टेट में तो रहेंगे,
लेकिन जैसे ही साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होगी, ये वापस से डिवाइड करके, मतलब जो फ्यूज्ड स्टेट थी वो गायब हो जाएगी, और जो इनका ओरिजिनल नंबर होना चाहिए या उससे एक दो कम ज्यादा, उसको रिस्टोर कर लेते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस साइटोकाइनेसिस। इस पॉइंट को हम लिख दें यहाँ पे अलग से तो ज्यादा क्लियर रहेगा कि ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस mitochondria remain mostly fused and क्या इसका स्टेटमेंट बनेगा, मोस्टली फ्यूज्ड एंड regain their original number as per cell type after cytokinesis. After cytokinesis. अच्छा, ये तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने आपको बता दिया कि ऐसे ऐसे होता है, कहीं टूटता है फिर लंबा होता है, फिर उसके बाद फ्रेगमेंट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ऐसे इतना ऐसे नहीं होता है, इसकी भी अपनी पूरी एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। तो लेकिन मतलब क्या है उसका, कितना पढ़ोगे भैया, बच्चे इसमें हो भी तुम बहुत लोग। सारी प्रोटीन होती है। बस 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 वही तो, अब समझ रही। मतलब कहने का ये है कि सेलुलर प्रोसेसेस का बेसिक आइडिया तुम लोगों को अब होने लगा होगा, अगर तुमने तैयारी मतलब पिछला सब कुछ पढ़ा होगा और याद रख रहे हो उसको। तो अब 1 महीने का गैप आएगा, उसके बाद 1 आध महीने बाद तुम लोगों को हम उस स्थिति में पहुंचा देंगे कि तुम लोग सीधे रिसर्च पेपर पढ़ोगे तो वो समझ में आने लगेंगे तुम लोगों को। तुम लोग परेशान क्यों हो? तुम लोग गेस करना तो छोड़ दो, तुम वो हाई इम्पैक्ट फैक्टर के रिसर्च पेपर समझने लगोगे। नेट वेट तो निकलेगा ही। ठीक है, तो हाँ, और कोई प्रोसेस अब होगी तो उसको गेस करना शुरू कर दोगे। रिसर्च में और क्या करना है भाई, जो ऑलरेडी काम हो चुका है उसमें आगे क्या पॉसिबिलिटी है वही गेस करना है उसको, और उसको एग्जीक्यूट करना है, नथिंग एल्स। तो इस तरह से हमने ऑर्गेनेलर डायनेमिक्स भी देख ली। लास्ट जो नंबर 4 पे है हमारा, वो टीलोफेज है, और ये तो बहुत आसान है, ये तो तुम ही लोग बताओ हमको क्या है, व्हाट इज टीलोफेज। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस रीअरेंज हो जाते हैं, मतलब फिर से रीअपियर हो रीअपियर जाता होते है। हैं। हाँ, और क्या होता है? बस यही होता है। तीन और काम सर है। जो ऑर्गेनल्स, तो फिर से कंडेंस होने लगा। वेरी गुड, हाँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि न्यूक्लियोलस, एक सेकंड क्या लिख दिए हम, न्यूक्लियोलस रीअपियर्स और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी रीअपियर्स, और क्रोमैटिन नहीं क्रोमोसोम्स डीकंडेंस टू फॉर्म क्रोमैटिन। आप इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, बेसिकली प्रोफेज का उल्टा है। तो और कुछ बचा इसमें? बस। और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये कहाँ रीअपियर तो होती है, लेकिन ये इट इज फॉर्म्ड अराउंड ईच ग्रुप ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स। तो टीलोफेज में कोई बहुत उस तरह की लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। ठीक है।